तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या फिर ग्रामीण बेघर परिवारों को आवास देने की बात हो तो हमारे स्टूडेंट्स या हमारे छात्र या हमारे दर्शक विवर दीप्ति एकेडमी को कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं। उनका कहना था कि सर इसमें कितनी राशि मिलती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और आने वाले समय में क्या ये लागू रहेगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि 2 लाख रुपए तक मिल रहे थे लेकिन अभी 1,20,000 रुपए आपके खाते में आएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2024 में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो फिर क्या आपके लिए आवश्यक दस्तावेज हैं और कौन कौन इसको भर सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिसको पक्का घर चाहिए तो इसमें कच्चा घर अगर किसी के पास है या किसी के पास घर नहीं है वो इस योजना का फायदा ले सकते हैं। कच्चा घर हो तब भी आपको पैसे मिलेंगे। 40,000 रुपए की 3 किस्त मिलेंगी। टोटल मिला के 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से ज़्यादा वाले व्यक्ति को ही पैसे मिलेंगे। आवेदक भारतीय मूल का नागरिक होना चाहिए। आयकर दाता यानी कि टैक्स भरने वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप टैक्स भरते हैं तो आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जनरली बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स नहीं भरते हैं, उनके लिए फायदा है। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है लेकिन आपके भाई, रिश्तेदार या फिर पापा मम्मी या बेटा सरकारी नौकरी में है तो उसको ये लाभ नहीं मिलने वाला है। पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अगर आप ले चुके हैं ग्रामीण का तो भाई अब दोबारा लाभ नहीं मिलेगा, एक बार ही मिलेगा लाइफ टाइम जिंदगी में। अब आपको लग रहा होगा सर इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए आपको आधार कार्ड। आधार कार्ड सबके पास होता है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। देखिए जाति प्रमाण पत्र केवल इसलिए कि जाति प्रमाण पत्र चाहिए है कि आप कौन जाति को, अदरवाइज इससे जाति का कोई लेना देना नहीं है, सबको मिलेगा। निवेदक आवेदक का आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवेदक के नाम की जारी की राशन कार्ड, बैंक खाता की पासबुक, पैन कार्ड, चालू मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज के फोटो। ठीक है, ये आपको चाहिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के वार्ड या प्रमुख, देखो अगर आप क्षेत्र में हो तो वार्ड या प्रमुख चलेगा और गांव में हो तो कौन चलेगा, सरपंच। ठीक है, तो पंचायत प्रमुख से मिलना होगा। इसके बाद आपको उनसे आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। तो ये सिंपल सा एक आवेदन फॉर्म है, ये आपको भरना है। अगर कोई समस्या का समाधान ना मिल रहा हो तो अपने नज़दीकी जो भी आपका मुखिया है, वार्ड का मुखिया यानी कि वार्ड मेंबर या फिर आपका बात करते हैं सरपंच, ये सब मिलके इसके बाद आपको उसके आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है। आवेदन प्राप्त करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरना होगा। भरने के बाद आपको ये सारे कामकाज मतलब जो भी आपका प्रोसेस है वो आगे फॉलो होगा और आपके लिए आवेदन के पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो pmaymis.gov.in वेबसाइट पर जाकर इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं, फॉर्म यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और फॉर्म जाके जमा कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। आवास योजना के तहत सभी छात्र छात्राओं को, सभी महिलाओं को, सभी बहनों को मिलेगा लाभ। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे न्यूज देने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम पक्ष पक्ष सबकी बात करेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए ताली और जो गलत काम करेगा उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहो। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि बहनों के खातों में ये तो वादा कर रहे हैं, ठीक है, कि खटाखट पैसे आएंगे, वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सनातन धर्म को लेकर मोहन यादव का एक बड़ा बयान भी आया है। साथ में स्वाति मालीवाल जो कि एक आजकल चुनावी बड़ा मुद्दा बनी हुई है, नारी सुरक्षा सम्मान की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के सचिव ने ही उनको लात घूंसो पीट मारा। उस पर आतिशी के 2 बयान सामने आए हैं। पुराना बयान जिसमें वो मालीवाल का पक्ष रख रही थी और दूसरा बयान जिसमें मालीवाल को ही उल्टा सीधा बोल रही हैं। ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024 के लाभ और फायदे क्या रहेंगे। इसमें 3 अलग अलग किस्तों में 40,000 रुपए 3 बार आपके खाते में आएंगे और ये योजना जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चालू की गई योजना। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात मुख्यमंत्री मोहन यादव की सुना देते हैं। चलो जी, हाजिर, जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने नेता। इस अवसर पर यहां पर हमारे अपने पूर्व सांसद माननीय सिन्हा जी, आपका भी अभिनंदन है। जोरदार ताली बजा करके सिन्हा जी का भी आप स्वागत करें। से अपनी अलग पहचान बना के रखते हैं। महाराज की ये काल की नगरी है, महाकाल की नगरी, इसको समय की नगरी भी बोलते हैं और ये पूरे देश का समय बदल रहा है। राम कृपाल जी ने आपसे तीसरी बार सांसद होने का आशीर्वाद लिया।
रामकृपाल जी आपको तीसरी बार सांसद बनाने के लिए तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं, ये उससे बड़ा मौका है। यहाँ माननीय चिराग जी है, इनके पिताश्री भी साथ में मंत्री रहे हैं, लेकिन ये जो लोकतंत्र का वर्तमान का समय है, इस समय ने कुछ अलग करवट ली है। इस करवट को हमको पहचानने की जरूरत है। लोकतंत्र में दोनों पार्टी के लोगों को देखने की जरूरत है, दोनों पार्टी की अच्छाई बुराई को देखने की जरूरत है। और मैं तो खास करके आज इस पूरे देश के अंदर घूम घूम करके इस बात को बोलता भी हूं कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका साथ, तो ये बोलने के लिए होना चाहिए, करने के लिए होना चाहिए। 15% से ज्यादा आबादी तो यहां मेरे अपने समाज की है और पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी, लेकिन कांग्रेस सहित ये जितने परिवारवादी पार्टी वाले हैं, इनके यहाँ जब भी कोई बड़ा पद मिलेगा तो इनके घर के बाहर नहीं देने को तैयार, इतने कंजूस है। इतना छोटा सा हमारा उज्जैन, जहां मेरी आबादी तो 500 भी नहीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को यह लग रहा है कि हमारी लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी या फिर हमारी आवास योजना बंद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि कोई योजना बंद नहीं होगी। तो आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रोज शाम को हमारे न्यूज एनालिसिस के बारे में, चूंकि आप किसी भी, चाहे सोना चांदी की बात कर लो, शेयर मार्केट की बात कर लो, प्रॉपर्टी की बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, रोजगार की बात कर लो, हम हर मुद्दे पर बात करते हैं और पूरे विश्व और देश की बड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मोहन यादव का बड़ा बयान। जब हमारी सरकार बनी, यही लोगों ने कहा कि भैया आपकी सरकार बनेगी। हमने सुना कांग्रेस वाले बहुत भाषण दे रहे थे, लाडली लक्ष्मी योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी, पैसा नहीं है, इतने पैसे कहां से लाओगे। हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, भैया तुम झूठ बोलते रहिए, हमारी भाजपा वालों की पहचान नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना न तब बंद हुई, न आज बंद हुई, न अगले चुनाव तक बंद होगी, ये लगातार जारी रहेगी। ये योजना का श्रेय भी हमारा है और भावना भी हमारी। किसी बहन के जीवन में कोई योजना सरकार की जो भी जारी, सब जारी रहेगी, एक भी योजना बंद नहीं होगी। जब हमारी सरकार बनी, यही लोगों ने कहा कि भैया आपकी सरकार बनेगी। हमने सुना कांग्रेस वाले बहुत भाषण दे रहे थे, लाडली लक्ष्मी योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी, पैसा नहीं है, इतने पैसे कहां से लाओगे। हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, भैया तो भैया मिलेगी, सबको पैसे मिलेंगे, सबको पैसे मिलेंगे, सभी योजनाएं बराबर चलती रहेंगी, लेकिन बहनों के खातों में नई योजना के तहत अभी तक तो तुम्हारे राहुल गांधी बोलते आए थे, अब तेजस्वी यादव भी वही बात बोल रहे हैं। अब क्यों बोल रहे हैं ये तो भगवान ही जाने। जो ये कहते थे कि 1200 रुपए देने पर देश में कर्जा बढ़ रहा है, किसानों कर्ज माफ करने पर देश पे कर्जा बढ़ रहा है, वो ये 1 लाख रुपए पर महिला के हिसाब से कैसे देंगे। चलिए इनसे सुनते हैं। आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। माले को वोट पड़ेगा ठका ठक, वीआईपी को वोट पड़ेगा ठका ठक। तो इसलिए तो अब राहुल गांधी की भाषा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, राहुल गांधी की भाषा खड़गे बोल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी लगातार इसी का प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन मोहन यादव अभी भी रामचंद्र के ऊपर और सनातन धर्म के ऊपर बोलने से नहीं चूक रहे हैं। मोहन यादव का एक और बयान सुनिए। मोदी जी ने अभी लगभग 2 महीने पहले ही द्वारका के अंदर, अब द्वारका किसके नाम से जानी जाती बताओ भाई, किसके नाम से जानी जाती है, किसके नाते से जानी जाती है। और भगवान के मुकुट पे क्या शोभायमान होता है, काय से शोभा होती है। भगवान का मुकुट काय का है, जरा जोर से बोल के बता, काय का है। आप बताना किसका है। आप सबको मालूम है
लेकिन किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि वो द्वारका जाए। और द्वारका जाने के लिए भेंट द्वारका पहले हमको पानी के जहाज से जाना पड़ता था। अब मोदी जी ने एक पुल बना करके द्वारका जाने के लिए आप अपने वाहन से वहां तक जा सकते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ये मौका मोदी जी ने दिया है। और उससे बढ़कर के वो जो भेंट द्वारका भगवान कृष्ण वाली, वो पानी में डूब गई। अभी ऊपर समुद्र है, लेकिन उस डूबी हुई द्वारका के अंदर भी उम्र इतनी माननीय मोदी जी की, लेकिन हिम्मत और हौसला 56 इंच वाला। तो पानी के अंदर डुबकी लगा करके मोर पंख में रख करके अपने धर्म को गौरवान्वित करने का मौका दिया मोदी जी ने। जोरदार ताली बजा करके उनकी भावना का सम्मान करो। चलो आ जाओ। तो अभी मोहन यादव की और भी हम बातें सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले एक खास बात और। खास बात यह है कि स्वाति मालीवाल के ऊपर लगातार पूरे प्रदेश में और देश में एक नारी शक्ति या नारी की रक्षा या सुरक्षा के लिए लगातार हो रहे बदलावों को लेकर हर एक पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। अब बीजेपी स्वाति मालीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, लेकिन वहीं पर आतिशी के 2 बयान सामने आए हैं। चलिए सुनते हैं आतिशी के बयान कि उन्होंने स्वाति मालीवाल पर पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। और हाँ, आपके कमेंट बॉक्स में जरूर आने चाहिए। इस बार किसकी सरकार बन रही है और कितने नंबर की बन रही है। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा रही है। आज दिल्ली में महिला सुरक्षा नॉन एग्जिस्टेंट है। एक इकलौती महिला स्वाति मालीवाल महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वो स्वाति मालीवाल जैसी महिला पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। आज दिल्ली में कानून तो देखा आपने आतिशी किस प्रकार से स्वाति मालीवाल को पहले अच्छा बता रही थी, अब उन्हीं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का तो सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक बड़ी घटना आज लखनऊ में देखने को मिली, जिसमें पिस्तौल लेकर रामखिलावन नामक एक समाजवादी पार्टी का नेता खुलेआम गुंडागिर्दी करते हुए एक व्यक्ति को मार रहा है। आप ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें रामखिलावन जो कि यूपी के हैं, जी हाँ, एक्स देख रहे हो आप। लखनऊ में रोड के ऊपर रामखिलावन नामक व्यक्ति, जिसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, इसके लिए लगातार दूसरे पार्टी के लोग उन पर हमला बोल रहे हैं। और यह जो आप देख रहे हैं, इसमें बंदूक हाथ में लिए हुए सामने व्यक्ति को पीट रहा है सामने वाला, और आप देख सकते हो लगभग जान से मारने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। इस प्रकार की राजनीति हो रही है कि लोग गुंडागर्दी पर आमादा हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। मैं स्वर्गीय राजमाता जी को श्रद्धा के सुमन, माधवी राजे जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया हूँ। उनकी सादगी, उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनका स्नेह और वात्सल्य का ही परिणाम है कि श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक सफलतम राजनेता हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज वेद प्रकाश शर्मा जी के बड़े भाई साहब का स्वर्गवास हुआ है, तो मैं वहां भी जाऊंगा। और प्रभात राय मूर्तिकार, जिनसे कई मूर्तियां हम लोगों ने बनवाई थी, वो नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि बड़े कलाकार थे जिनका स्वर्गवास हुआ है, उनको भी मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। सिर्फ अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनकर एक विशेष धर्म के लोगों को देना, क्या यह न्याय संगत है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनकी वोट बैंक की राजनीति पर अब माननीय हाई कोर्ट ने तमाचा मारा है। हाई कोर्ट से उनको फटकार मिली है। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2011 में
2010 के बाद से जो अल्पसंख्यकों को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए थे, कई जातियों को जारी किए थे, वो सारे के सारे रद्द करने का फैसला सुनाया है। सत्ता संभालते ही ममता जी ने वोट बैंक की राजनीति की और ओबीसी सर्टिफिकेट बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं तक के बना दिए गए। 118 जातियों को ओबीसी श्रेणी में डाला और बिना किसी नियम का पालन करते हुए अल्पसंख्यकों को भी ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए, जिसे पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है और उसे रद्द करने का फैसला लिया है।